नमस्कार साथियों, अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे थे क्लास 9 का अर्थशास्त्र की बात कर रहे थे, जिसका हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, पालमपुर की कहानी, जो आपके सामने स्क्रीन पर यानी बोर्ड पर है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को अब हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल मैं आपसे बात कर रहा था कि उपज बढ़ाने के तरीके। उपज बढ़ाने के दो तरीकों की मैंने बात करी थी। सबसे पहला मैंने बात करी थी बहुविध फसल प्रणाली, और दूसरा मैंने बात किया था कि आधुनिक विधियों का उपयोग। अब जैसे मैंने बात करा था बहुविध फसल प्रणाली मैंने बताया था कि ये बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रणाली को ही बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। दूसरा मैंने पॉइंट बात करा था आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग, जिसमें मैंने कल आपसे बात करा था कि मैं जो आगे टॉपिक स्टार्ट करूंगा वहीं से स्टार्ट करूंगा, HYV सीड्स और आपका हरित क्रांति। इस टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम हरित क्रांति को यानी बढ़िया तरीके से समझेंगे। अब समझने के बाद फिर मैं आपको बोर्ड पर इसका नोट्स बनाकर फिर आपको एक बार फिर समझाऊंगा, जिससे आपको ये पूरा पॉइंट, ये ग्रीन रेवोल्यूशन पूरी क्लियर हो जाएगी। एक एक पॉइंट क्लियर होगा, गारंटी है मेरी आपसे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिए। इसमें मैं आपको पूरी SST कंप्लीट कराऊंगा, बिना टेंशन के, बिना चिंता के। आप लोग बस मुझ पर भरोसा कीजिए और सब कुछ छोड़ दीजिए। ठीक है ना, वादा करता हूँ आपसे, पूरा जितना SST होगा इसी पर, बोर्ड पर समझाऊंगा, इसी बोर्ड पर। बस आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। एक यहां से मैं डेट डालता हूं आपकी 1960। 1960 के दशक जो है उसके मध्य से कहानी को स्टार्ट करते हैं। 1960 के दशक के मध्य की बात करते हैं। देखिए, 1960 के दशक के मध्य की अगर बात मेरे भाई किया जाए तो इसमें यह था, 1960 के दशक के मध्य में यह था कि खेतों में लोग क्या करते थे, पारंपरिक बीजों का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? पारंपरिक बीजों का उपयोग करते थे। और पारंपरिक बीजों का उपयोग करते थे तो उनकी जो उपज थी पारंपरिक बीजों की, वह अपेक्षाकृत उपज उनकी कम थी। अब उनकी उपज कम थी तो उपज कम होने के कारण ही उनके लिए सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती थी। अब सिंचाई के लिए कम आवश्यकता पड़ती थी तो हम पारंपरिक बीजों का उपयोग कर रहे थे खेत में, जिसमें उनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी, उनके लिए सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती थी। और उर्वरकों के रूप में खेतों में गाय के गोबर और अन्य प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता था। गाय का गोबर और अन्य प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता था। ये जो थी, ये तत्काल उपलब्ध हो जाती थी, इसको हमें कहीं से खरीदना नहीं पड़ता था। यानी 1960 के दशक के मध्य का समय था। उसमें सबसे पहले हम आपके कृषि के आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं करते थे, कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग नहीं करते थे। उसमें हम पारंपरिक बीजों का उपयोग करते थे। और पारंपरिक बीज ऐसे थे जिनकी उपज तो कम थी, अपेक्षाकृत उपज कम थी। यानी अगर मान लीजिए हमें गेहूं की पैदावार करना है, अब गेहूं के बीजों का हमने उपयोग किया तो गेहूं हमें कम प्राप्त होगा और उसकी सिंचाई भी कम करना पड़ेगी। और उसके उर्वरकों के रूप में हमें गाय के गोबर का या अन्य प्राकृतिक खाद का उपयोग करना पड़ेगा। जो चीज हमें तत्काल उपलब्ध हो जाती थी, इसको हम कहीं खरीदते थोड़ा ना थे, इसको हमें खरीदना नहीं पड़ता था। तो ये थी 1960 के दशक के मध्य की बात। ठीक है, तो 1960 के दशक के मध्य की बात करते हैं तो इसमें यह था कि खेतों में पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता था। अब खेतों में पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता था, इनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। ठीक है जी, इनके लिए सिंचाई की कम आवश्यकता होती थी। ठीक है जी, सिंचाई के लिए कम आवश्यकता होती। ठीक है जी। पारंपरिक बीजों में उर्वरकों के लिए गाय का गोबर
और अन्य प्राकृतिक खाद इनका उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये जो चीजें थी ये तत्काल उपलब्ध हो जाती थी, इनको खरीदना नहीं पड़ता था। ठीक है, अभी मैंने जितनी आपको बात बताई थी, आपने जितनी बात समझी थी मेरे माध्यम से, तो मैंने वो सारी आपके सामने बोर्ड पर नोट डाउन कर दी। तो मैंने इसमें क्या कहा था, मैंने बात करी थी कि जब 1960 के दशक के मध्य का समय हुआ था ना, तो उसमें लोग क्या करते थे, उसमें लोग पारंपरिक बीजों का उपयोग करते थे। पारंपरिक बीजों का, ठीक है सर। अब पारंपरिक बीजों का जब खेतों में उपयोग करते थे तो उनकी जो उपज थी वह उपज कम होती थी। ठीक है जी, अब उपज कम है, पारंपरिक बीजों के लिए सिंचाई की कम आवश्यकता होती थी। अब पारंपरिक बीजों में उर्वरक का यूज किया जाता, उर्वरकों का, ठीक है, फर्टिलाइजर का। तो फर्टिलाइजर के लिए हम लोग क्या करते थे उस समय, गाय के गोबर का और अन्य प्राकृतिक खाद का उपयोग करते थे, जो कि हमें तत्काल उपलब्ध हो जाती थी, इसको हमें कहीं से खरीदना नहीं पड़ता था। ये तो बात थी 1960 के दशक के मध्य की। ठीक है सर, अब 1960 के दशक के मध्य की बात करते हैं, 1960 के दशक के अंत की बात करते हैं। ठीक है, अंत की बात करते हैं। इसमें अंत में क्या आया था आपका, हरित क्रांति। हरित क्रांति जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो हरित क्रांति थी, इसने क्या करा, हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा खेती करने के तरीके सिखाए। कैसे? हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज पैदा करने वाले जो बीज थे, उन बीजों के द्वारा खेती करने के तरीके सिखाए थे। ठीक है, जिसमें बीज कौन से थे, HYV सीड्स का उपयोग किया गया था। अब ये HYV सीड्स क्या होता है, HYV सीड्स जो होते हैं इसको कहते हैं, HYV का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी के बीज। इसमें क्या होता था, इसमें एक ही पौधे से अधिक मात्रा में अनाज पैदा हो जाता था। एक पौधा लगाया, अधिक मात्रा में अनाज पैदा हो गया। लेकिन इन बीजों के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती थी, रासायनिक खाद की ज्यादा आवश्यकता होती थी, कीटनाशक की अधिक मात्रा का इसमें उपयोग किया जाता। तो ये बीज थे ऐसे। ठीक है सी, अगर भारत में बात करते हैं, भारत में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ के किसानों ने सबसे पहले खेती के आधुनिक तरीकों का उपयोग किया। इसमें किसानों ने क्या करा, किसानों ने कहा चलिए हम बीजों का उपयोग तो कर रहे हैं, अब खेतों में सिंचाई के लिए किसानों ने क्या करा, नलकूप लगाने स्टार्ट कर दिए। HYV सीड्स का उपयोग भी किसान करना शुरू कर दिया, रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग करना किसानों ने शुरू कर दिया, कीटनाशकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये थी हरित क्रांति। ठीक है सर, अब समय के साथ क्या हुआ, कुछ किसानों ने ट्रैक्टर भी ले लिए, ट्रैक्टर खरीद लिए, मशीनें खरीद लिए। अब ट्रैक्टर मशीनें खरीदने का कारण क्या था, किसानों ने ट्रैक्टर और मशीनें इसलिए खरीदी ताकि जुताई का काम और कटाई के काम को काफी तेज किया जाए, क्योंकि किसानों को पता था कि अगर हम खेतों में HYV सीड्स का उपयोग करेंगे तो इसमें एक पौधे से अधिक मात्रा में अनाज उपलब्ध होगा। अब अधिक मात्रा में अनाज उपलब्ध होगा तो हमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अब अधिक मात्रा में अनाज उपलब्ध कराना है, जैसे हम HYV सीड्स का उपयोग करेंगे तो हमें क्या होगा, अधिक पानी की जरूरत पड़ेगी। अब पानी की जरूरत कहां से उसको पूरा करना, तो उसके लिए किसानों ने क्या करा, पैसे लोगों से उधार लेना शुरू कर दिए कि अब हमने खेतों में नलकूप लगवाएंगे, यानी एक क्या कहते हैं, हैंडपंप लगवाएंगे, ताकि क्या होगा, पानी हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगा, ज्यादा से ज्यादा हम बीज का उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई होगी तो क्या करेंगे, हमें ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होगा। फिर क्या करा किसानों ने, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करना शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये किसानों ने करना शुरू कर दिया समय के साथ, क्योंकि किसान क्या था, जिसके पास पैसा था उसने इस चीजों का अधिक लाभ उठाया। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूं कुछ चीजों की कि सबसे पहले क्या था कि जब खेती के आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जा रहा था तो इसके लिए अधिक मात्रा में पूंजी की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है सर, पड़ रही थी। तो छोटे किसानों ने क्या करा, छोटे किसानों से पैसा उधार लिया। किससे, बड़े किसानों से, अपने साहूकार से, या जो भी महाजन होते हैं जो ब्याज पर पैसे देते हैं कि भैया हम आपको इतने पैसे इस ब्याज पर दे रहे हैं, इतने % पर, अगर आप हमारे पैसे नहीं चुका पाए तो आपका खेती का इतना हिस्सा ले लेंगे या आपकी जमीन हड़प लेंगे, आपको कुछ गिरवी रखना। तो किस तरीके के, जैसे सामने वाला पट जाए। ठीक है ना, ठीक है ना, कोई भी तरीका जमाते हैं ना
आज के दौर में जैसे मान लो हमें किसी लड़के को किसी लड़की को पटाना है तो कोई ना कोई तरीका आजमाएगा ना, तो कोई तरीका उस पर फिट बैठ जाए, जैसा फिट बैठ गया अपना काम होना चाहिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो यही तरीका होता था उस समय, चाहे साहूकार थे उस समय महाजन थे, ये क्या करते थे, छोटे जो गरीब किसान थे उनको अधिक ब्याज पर पैसे उधार देते थे। अब छोटे किसान भी सोच रहे थे कि अगर हम भी अपने खेतों में HYB सीड्स का उपयोग करेंगे तो हमें भी अधिक मात्रा में अनाज उपलब्ध हो जाएगा, अनाज की पैदावार होगी, फिर उसको मंडी में ले जाकर बेचेंगे तो हमें अधिक मात्रा में मुनाफा होगा। तो ऐसा मुनाफा होता था, क्योंकि मुनाफा भी हो रहा था, ठीक है सर, उनको होने लगा। अब फिर क्या करा था कि ऐसे जितने भी कर्जे लेते थे उन पर ब्याज की दर हमेशा अधिक होती थी। छोटे किसान के विपरीत अगर मझोले की बात करते हैं, बड़े किसानों की बात करते हैं, बड़े किसान थे, मझोले किसान थे, उनके लिए इनसे ज्यादा बचत होती थी मुकाबले छोटे किसानों। क्यों? क्योंकि छोटे किसानों को अपनी लाभ का अधिकांश हिस्सा ब्याज के रूप में साहूकार या महाजन को देना पड़ता था। लेकिन जो बड़े किसान थे, मझोले किसान थे, उनके पास पैसा होने के कारण जितना भी पैसा लाभ के रूप में आता था वह उनका सारा बचत के रूप में उनके पास बच जाता था। तो यही तरीका था हरित क्रांति का। अब पॉइंट आता है कि हरित क्रांति में लोगों ने ये करना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया, ये नलकूप भी लगवा लिए, HYB सीड्स का उपयोग किया, ठीक है जी, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया, ठीक है, पर कीटनाशकों का उपयोग, लोगों ने ट्रैक्टर भी ले लिए, मशीन भी ली, ताकि कटाई का जुताई का काम तेज हो सके। लेकिन इससे क्या हुआ, गेहूं की पैदावार ज्यादा हुई, गेहूं की पैदावार क्या हुई, ज्यादा हुई, ठीक है सर। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं कि पारंपरिक बीज थे, अब ये HYB सीड्स आ गए। अगर पारंपरिक बीजों की बात करते हैं, जब हम पारंपरिक बीजों का उपयोग खेत में करते थे तो 1 हेक्टर में 1300 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन होता था, यानी 1 हेक्टर से 1300 किलोग्राम गेहूं उत्पादित होता था, ठीक है सर, पारंपरिक बीजों से। लेकिन जैसे ही हमने खेतों में आपके HYB सीड्स का उपयोग करना शुरू किया, यानी कृषि के आधुनिक तरीकों का उपयोग करना शुरू किया, तो 1 हेक्टर से 3200 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन होने लगा। यानी उपज की जो मात्रा थी 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। कब? जब हमने पारंपरिक बीजों का उपयोग ना करके किसका उपयोग किया, HYB सीड्स का किया। इससे क्या हुआ, इससे हमें हमारी उपज में 2.5 गुना वृद्धि। कितनी गुना वृद्धि? 2.5 गुना वृद्धि। अब पॉइंट यहां से आता है कि ठीक है साहब, ऐसा इन्होंने किया, ठीक, क्या ऐसा इन्होंने ठीक किया? देखिए, समय के साथ अगर मैं बात करता हूं, इन लोगों ने, चाहे पंजाब का किसान हो, चाहे हरियाणा का किसान हो, चाहे आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान हो, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कृषि के आधुनिक तरीकों कृषि के आधुनिक विधियों या तरीकों का उपयोग किया, ठीक है सर। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे उनका इन्होंने अति उपयोग किया। कैसा उपयोग किया? अति उपयोग किया। हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति में उर्वरकों का, यानी फर्टिलाइजर का ज्यादा मात्रा में उपयोग किया गया, क्योंकि जो HYB सीड्स थे, ठीक है, HYB सीड्स थे, उनके लिए अधिक पानी, रासायनिक खाद, कीटनाशक, उनकी ज्यादा आवश्यकता पड़ती थी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये था, उर्वरकों का अधिक उपयोग किया गया, जिसके माध्यम से समय के साथ मिट्टी की उर्वरता कम होती गई, मिट्टी की उर्वरता कम होती गई। दूसरा पॉइंट, अब जो HYB सीड्स थे, इसके लिए पानी की, यानी सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता था। अब सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो पैसे वाले किसान थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने नलकूप लगाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है सी। अब नलकूपों से सिंचाई हो रही है, नलकूपों से सिंचाई हो रही है, तो नलकूपों से सिंचाई हो रही है, पानी का ज्यादा यूज हो रहा है, तो समय के साथ भूमि का जल स्तर भी गिर गया। तो इससे क्या हुआ, इससे पर्यावरणीय संसाधन धीरे धीरे कमजोर होते गए। अब ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए पर्यावरणीय संसाधन है, चाहे आपका मिट्टी की उर्वरता हो गई, चाहे आपका जल हो गया, अगर ये एक बार नष्ट हो जाते हैं तो इनको दोबारा पुनर्जीवित करना काफी कठिन होता है। तो ये जो पूरी कहानी आप लोगों ने सुनी, ये थी हरित क्रांति की कहानी, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, समझ में आया ना, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लेते हैं, फिर नोट करके फिर समझेंगे कि आखिरकार डायग्राम के थ्रू आखिरकार ये है क्या, ठीक है। तो हमने बात करा 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति जो थी, हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के
द्वारा खेती करने के तरीके सिखाए। ठीक है, जिसमें अधिक उपज वाले बीजों की अगर बात करते हैं, इसमें आपके बीज थे HYB सीड्स, जिसको कहते हैं हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग करने के तरीके से कहा। ठीक है, इसमें क्या होता था, हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज में क्या होता था, एक ही पौधे से अधिक मात्रा में, एक ही पौधे से अधिक मात्रा में अनाज पैदा हो सकता था। मतलब एक ही पौधे को लगाया जाएगा, उससे अधिक मात्रा में क्या हो सकेगा, अनाज पैदा हो सकेगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या था, इसके लिए अधिक पानी, अधिक पानी, ठीक है, रासायनिक खाद, अधिक पानी आपका रासायनिक खाद हो गया, और कीटनाशकों, कीटनाशक, इनका इसमें अधिक उपयोग होता था। अधिक उपयोग होता था। एक बार यहां तक नोट कीजिए, फिर अभी बताता हूं कि क्या है आगे। क्लियर दिख रहा है सभी लोगों को एकदम? ठीक है, आप ये मत सोचिए कि टेढ़ा लिख रहा हूँ, नहीं नहीं, थोड़ा मेरा स्टैंड टेढ़ा है, वीडियो स्टैंड, इसलिए आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल मैं सही लिख रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो जो हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स थे, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स थे, उनके लिए अधिक पानी, अधिक रासायनिक खाद और कीटनाशकों की अधिक आवश्यकता पड़ती थी, इनका अधिक उपयोग किया जाता था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आगे, भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनके किसानों ने सबसे पहले खेती के आधुनिक तरीकों का उपयोग किया। ठीक है, खेती के आधुनिक तरीकों का उपयोग किया। ठीक है, इसमें किसानों ने खेती की सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए नलकूप, नलकूप हो गया आपका, HYB बीज हो गया, बीजों, रासायनिक उर्वरक हो गया आपका, ठीक है, और आपका कीटनाशक हो गया। ठीक है, किसानों ने खेती की सिंचाई के लिए, खेती की सिंचाई के लिए HYB बीजों आपका हो गया, नलकूप हो गया, रासायनिक उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, इनका क्या किया, इनका प्रयोग किया, इनका प्रयोग किया। ठीक है साहब, ठीक है सर। और इसके साथ ही साथ कुछ किसानों ने ट्रैक्टर प्लस मशीनें भी खरीदी, ताकि जुताई और कटाई के काम को तेज किया जा सके, ताकि जुताई और कटाई के काम को तेज किया जा सके। ठीक है जी, जिससे
गेहूं की अधिक गेहूं की अधिक गेहूं की अधिक पैदावार हुई हुई ठीक है, यहां तक लिख लिया सभी ने? ठीक। अब आगे हम बात करते हैं कि आधुनिक कृषि विधियों ने आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग किया। पहला पहला यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका हरित क्रांति, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, हरित क्रांति थी, हरित क्रांति। हरित क्रांति में उर्वरकों का अधिक उपयोग से उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। दूसरा पॉइंट, सिंचाई के लिए नलकूप का उपयोग किया गया, नलकूप लगवाए गए, ठीक है जी, नलकूप लगाए गए जिससे भौम जल स्तर कम हो गया। ठीक है, अब ये जो होते हैं हमारे पास, ये होते हैं आपके पर्यावरणीय संसाधन। पर्यावरणीय संसाधन, ठीक है। अगर ये कहते हैं एक बार अगर नष्ट हो जाए, अगर ये एक बार नष्ट हो जाए तो इनको पुनर्जीवित करना क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है सर। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर पारंपरिक बीजों का जब उपयोग कर रहे थे, फिर उसके बाद हमने किसका उपयोग किया, HYV बीजों का। अगर पारंपरिक बीजों का उपयोग कर रहे थे तो 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम गेहूं पैदा हो रहा था। लेकिन जब हम HYV सीड्स का उपयोग करना शुरू किया तो ये हो गया 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी इसमें देखा जाए तो 2.5 गुना क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, यहां तक आप लोग उतार लीजिए, फिर हम एक बार फिर समझते हैं कि आखिरकार ये है क्या, पूरा हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या। ठीक है सर। चलिए, यहां तक नोट कर लिया सभी ने? ठीक है। अब देखिए, एक बार हम फिर दोबारा पूरा जितना भी हमने अभी समझा था, एक बार दोबारा फिर हम जितना मैंने बताया था, फिर पूरे का मैंने आपको डायग्राम यानी सिनॉप्सिस बना दिया। बस इसी सिनॉप्सिस से आपको पढ़ना है। अब इसी सिनॉप्सिस को कैसे आपको जोड़ना है, अब ये समझिए। इसके माध्यम से उम्मीद करूंगा सारी बातें एकदम फिर दोबारा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। अभी तुमने कहानी सुनी थी ना, हम फिर समझते हैं। देखिए, मैंने कहा था 1960 के दशक के मध्य में था, खेतों में किसान क्या करते थे, पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता था। पारंपरिक बीजों की जो उपज थी वह अपेक्षाकृत कम थी, उसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती थी, सिंचाई की कम आवश्यकता होती थी। ठीक है। अब पारंपरिक बीजों में उर्वरकों के लिए किसान क्या करते थे, गाय के गोबर का और अन्य प्राकृतिक खाद का उपयोग करते थे, अन्य प्राकृतिक खाद का उपयोग करते थे। अब गाय का गोबर हो गया, चाहे आपका प्राकृतिक खाद हो गया, कोई भी हो गया, तो उसको खरीदना नहीं पड़ता था, वह तत्काल उपलब्ध हो जाते थे। ठीक है सर। फिर हमने बात करा कि 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को
अधिक उपज वाले बीजों द्वारा खेती करने के तरीके सिखाए, जिसमें अधिक उपज वाले बीजों को कहा जाता है HYV सीड्स, यानी हाई यील्ड वेराइटी वाले बीज, यानी उच्च गुणवत्ता वाले बीज। अब उच्च गुणवत्ता वाले बीज वो थे जिसमें एक ही पौधे से अधिक मात्रा में अनाज पैदा हो सकता था। ठीक है सर। अब ये जो HYV सीड्स थे, इसके लिए अधिक पानी की, अधिक रासायनिक खाद की और अधिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता था इसमें। ठीक है सर। फिर क्या हुआ, भारत में पंजाब, आपका हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले खेती के आधुनिक तरीकों का उपयोग किया, HYV सीड्स के थ्रू खेती करना प्रारंभ की। ठीक है सर, यहाँ तक समझ गए। ठीक। अब किसानों ने खेती के लिए सिंचाई के लिए किसानों ने खेती में सिंचाई भी की। ठीक। उसके साथ साथ किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप लगवाए थे अपने खेतों में, ताकि सिंचाई को और तेज किया जा सके, क्योंकि ज्यादा पानी की जरूरत है इसके लिए। ठीक है सर। इसमें किसानों ने HYV बीज का, रासायनिक उर्वरक का, कीटनाशक का, इन सभी का किसानों ने प्रयोग किया। समय के साथ क्या था, कुछ किसान जो पैसे वाले किसान थे, यानी जो जिनके पास अधिक पूंजी थी, उन्होंने क्या करा, ट्रैक्टर और मशीनें खरीदी। और ट्रैक्टर मशीनें खरीदने का कारण ये था ताकि खेतों में जितना भी पैदावार हो रही है, यानी जुताई को और कटाई को, दोनों चीजों को, जुताई को और कटाई को तेज किया जा सके, इसलिए किसानों ने ट्रैक्टर और मशीनें खरीदी। ठीक है। उस समय जिससे क्या हुआ, गेहूं की अधिक पैदावार हुई। ठीक है सर, यहां तक हम लोग समझ गए। मैंने एक बात और बताई थी, जब हम पारंपरिक बीजों का उपयोग करते थे तो उस समय 1300 किलोग्राम, एक हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम गेहूं पैदा होते थे। ठीक है सर, एक हेक्टेयर में। लेकिन जैसे ही हमने HYV बीजों का प्रयोग करना शुरू किया, किसका, HYV बीजों का प्रयोग करना शुरू किया, तो एक हेक्टेयर में 3200 किलोग्राम गेहूं पैदा हुए। यानी 1300 किलोग्राम से बढ़कर 3200 किलोग्राम, यानी पारंपरिक बीजों को स्थान पर जब हमने HYV सीड्स का उपयोग किया था, तो उस पैदावार में हमारी 2.5 गुना वृद्धि। कितने गुना वृद्धि, 2.5 गुना वृद्धि। तो किसान ने करना शुरू कर दिया। अब समय के साथ क्या हुआ कि जब हमने आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग किया था, तो हमने प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग किया, इसका ज्यादा उपयोग। कहते हैं ना, बिल्कुल अति धर दी है तुमने, से मम्मी अपने बालक से कहते हैं बिल्कुल तुमने अत कर ली है। ठीक है ना, तो यही सिस्टम था, यानी अति उपयोग, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है साहब। अब दो उपयोग थे, जैसे हरित क्रांति की बात, जब ग्रीन रेवोल्यूशन था तो उर्वरकों का अधिक उपयोग हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग हो रहा था। ठीक। तो जब फर्टिलाइजर का उपयोग हुआ तो मिट्टी की उर्वरता, इससे क्या हो गई, मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। ठीक है सर। सिंचाई के लिए लोग ने क्या करा, जब ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा पानी की जरूरत पड़े, ऐसा तो है नहीं कि नल से चला के डाल लेंगे खेत में, नहीं। तो जो पूंजीपति किसान थे, उन्होंने अपने खेतों में नलकूप लगवाए थे, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी हमें मिल सके। ज्यादा से ज्यादा पानी मिले तो अच्छी सिंचाई होगी, अच्छी सिंचाई होगी तो उपज भी ज्यादा होगी, उपज ज्यादा होगी तो बिकेगी मार्केट में। अब बिकेगी मार्केट में, उपज ज्यादा बिकेगी तो ज्यादा मुनाफा हमारे लिए होगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। मैंने कहा, एंटरप्रेन्योर का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। ठीक है सर, यहाँ बात समझिए। ठीक। अब सिंचाई के लिए उन्होंने नलकूप लगवाया। ठीक है, जिससे भूमि का जल स्तर क्या हो गया, कम हो गया। अब जैसे मिट्टी की उर्वरता कम हो गई, भूमि जल स्तर कम हो गई, ये हमारे हैं पर्यावरणीय संसाधन। ये पर्यावरणीय संसाधन अगर एक बार नष्ट हो जाते हैं तो इनको पुनर्जीवित करना काफी कठिन होता है। ठीक है ना, तो यही आपका तरीका है किसका, 1960 के मध्य से लेकर अंत तक हमने बात करी थी हरित क्रांति की। ठीक है मेरे भाई, अब यहां तक सारी बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें ये सारे होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए एक बार अगर नष्ट हो रहा है चीज, तो उसको क्या कहते हैं, पुनर्जीवित करना काफी कठिन होता। तो ये थी आपकी पूरी हरित क्रांति। तो अब आगे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपका नलकूप HYV सीड्स हो गया। अब हम बात करेंगे रासायनिक उर्वरक की। आखिरकार आपका रासायनिक उर्वरक है क्या। अब रासायनिक उर्वरक के बाद हमारे ये टॉपिक पूरा स्टोरी ऑफ पालमपुर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम रासायनिक उर्वरक को पूरा समझेंगे, जो आपका पार्ट 3 में आएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हो सकता है मेरी बात आप सभी लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंचा पा रहा हूं, जितना समझा रहा हूं। उम्मीद करता हूं सारी तरीके से, जितना समझाने का तरीका आप लोगों को बेहतर से बेहतर ला रहा हूं, वो आपको सारी चीज समझ में आ रही है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। कोई क्वेश्चन हो तो हमने क्या करा, यूट्यूब के अपने चैनल के कवर, अपने चैनल का जो कवर ऊपर दिख रहा है आपको, उस पर हमने एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, जो कि मेरा है।
आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। हमारी टीम आपको आपके जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर ज़रूर देगी, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, सभी की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप जाइए, हमारे साथ जुड़िए। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जी इसकी PDF में मिल जाएगी आपके लिए, चिंता बिल्कुल ना करें। अब आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी, आप अपनी चिंता और टेंशन सब छोड़िए, बस मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।